उसके बचाना नसरा जमा कुर्बानो सोले वही लमा तो सोले वही लमा तो सोले दिल बोले पाकिस्तान।
वेलकम फ्रॉम किला सैफुल्ला। अ ब्राइट सनी डे, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट। रात को जब मैं आ रहा था मैंने डिसाइड किया कि क्वेट आगे नहीं जाना, मैं यहाँ पे स्टॉप ओवर लेता हूँ, रात गुजार लेता हूँ। शाम हो गई थी वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि यहाँ रास्ते में बहुत कुछ है। और मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट्स के दरमियान, वहाँ बहुत कुछ होता है। तो मैं रात को रुका, स्टाइलों को थकावट हो गई थी, मुझे लगी थी भूख, तो हमने यहाँ पे स्टे किया। एक अच्छा सर्किट हाउस है किला सैफुल्ला के अंदर। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ के बाज़ार का भी तो राउंड कर लेते हैं, लोगों की लाइफ भी देख लेते हैं। सवेरे सवेरे चहल पहल शुरू हो गई। मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आफ्टरनून से पहले पहले बाज़ार का एक राउंड हो जाए। क्या हाल है खान साहब, ठीक है? खैरियत से? सब ठीक ठाक है? खैरियत है? अच्छा जी, यहाँ पे चाय बहुत पी जाती है, लेकिन 3-4 फ्लेवर है। जो चाय है पत्ती वाली, दूध वाली, वो भी पी जाती है। उसके अलावा कावा, जिनको ये शने चाय यानी ग्रीन टी कहते हैं, वो बहुत पिया जाता है। चाचा जी चाय मिल जाएगी कप? हाँ जी, शने चाय, शने चाय। तो यहाँ पे लोग जो है वो ग्रीन टी को शने चाय कहते हैं, वो ज़्यादा पी जाती है। हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। हाँ जी, तो यहाँ पे जो बाज़ार में आपको शॉप्स मिलेगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा निम्को चाहिए, कुछ खाना है, तो बड़ा डिफरेंट मिलेगा। देखो दूध भी पड़े हुए और बिस्किट ऐसे खुले ओपन में बिकते हैं। आई रिमेंबर कि बचपन में जब होते थे तो किसी दुकान पे जाते तो वो इस तरह से मुट्ठी भर के ये छोटे छोटे बिस्किट देते थे, जो कि ये पड़े हुए हैं। और ट्रेडिशंस जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। ये लगेगा कि जैसे हम अपने बचपन के इलाके में चले गए। और ये देखो निम्को पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये लोकल बनता है इधर ये सारा? हाँ, क्यों नहीं बनता है, लोकल भी बनता है, बस चलता है इसी तरह। किलो वाला कोई किलो लेता है, कोई 5 किलो, बस क्या फर्क नहीं पड़ता। आम रूटीन में बिकता है या शादी के मौके पे? नहीं, शादी का मौके पे भी बिकता है और इसी तरह भी लोग ले जाते हैं। बस हर किसी का अपना काम है, कोई कम ले जाता है, कोई ज्यादा। बस काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अमन है? अमन है, खुश है? बहुत खुश है। क्या हाल है खान साहब, ठीक है? खैरियत से हैं? बैठे। ये बताइए यहाँ लोकल क्या क्या बनता है? मतलब जो लोकल यहाँ की इंडस्ट्री है, लोग क्या बनाते हैं, हाथ से हो या मशीन से? यहाँ पर मशीन से तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। यहाँ पर चीज़ें अक्सर हमारे इलाके के जो होते हैं वो खुद घरों में कशीदाकारी करते हैं। अच्छा, वो खुद बनाते हैं अपने लिए चीज़ें। बहुत कम जो इंडस्ट्री की वो चीज़ है या मशीन से कोई चीज़ बनती है वो बहुत कम है। हाथ से क्या बनता है? मतलब चादर वगैरह चीजें? नहीं, यहाँ पर एक ये जिसको हम ग्रेवान कहते हैं या अच्छा, वो अच्छा, कहते हैं, अच्छा। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो खुले बाजू के लिए बनाते हैं यहाँ तक। और ये कमीज वगैरह पर भी कशीदाकारी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो डिजाइन बनते बेसिकली। डिजाइन और ये धागे वगैरह उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं? धागे वगैरह उसी के लिए। देखो ये पीछे, आपके पीछे जो है ये हम्म। सारे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दाना इसमें इस्तेमाल होता है, देख लो। ये चीजें उस पर फिर वो मशीन से सिलाई ओके ओके। तो एक सादा कपड़ा लेके उसको डिजाइन किया जाता है, उसके ऊपर जो है मोती लगाए जाते हैं, बाकी जो है कलरफुल जो धागे हैं उससे उनके ऊपर डिजाइन बनाया जाता है। इधर लोग ज्यादा कौन सी जुबान बोलते हैं? पूरे बलूचिस्तान में पूरे तकरीबन यहाँ पर जो कबाइल है वो पश्तून के जो बड़े बड़े कबाइल है वो भी यहाँ पर आबाद है। अच्छा अच्छा, तो तकरीबन सारा बेल्ट पश्तो बोलते हैं। सारा बेल्ट। और जो पश्तो आपकी है वो पेशावर वाले पश्तो से मिलती जुलती है? राइटिंग में मिलती है, लहजे का फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है। हाँ, लेकिन लहजे- समझ आ जाती है अगर वो हाँ, बोलते हैं। सब आ जाए। अगर मैं थोड़ी पश्तो बोला आपको समझ आ जाएगी? क्यों नहीं आती?
خاصة سنة مدخل तबीयत देखा दे زشایم جوړ یم زما نوم نصیب الله دی زشایم جوړ یم طبیعت مې तो इसका मतलब है थोड़ा सा डायलेक्ट का फर्क है बाकी लैंग्वेज वही है जो पश्तो है और यहाँ पे बाजार डेला का थोड़ा फर्क है लहजे में हम्म, वो हर इलाके में तकरीबन 20-30 किलोमीटर जब आप आगे जाते हैं तो लहजा थोड़ा तब्दील होता है। अच्छा एक चीज़ बताएं खाने के शौकीन यहाँ लोग हैं ज़्यादा क्या खाते हो मतलब जैसे पेशावर में चपली कबाब बड़ा मशहूर है कुछ लोग दुम्बे का गोश्त बड़ा खाते हैं आप लोगों का क्या है खाने का ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है यहाँ पर लोग सर्दियों में तो लांदी का गोश्त खाते हैं वो घरों में बकरे या कोई दुम्बे वगैरह ज़बा करके फिर उसको खुश करके फिर खाते हैं। अच्छा और गर्मियों में ये होटलों पर अक्सर ब्रोस्ट जो मिलता है और कढ़ाई वगैरह इस तरह कड़ी कबाब ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है बलूचिस्तान में बहुत से इलाके शख्सियात के नाम से जुड़ी हैं और ये वो शख्सियात है जिन्होंने इलाके को डेवलप किया इस्टेब्लिश किया और अगर कहीं बाहर से हमला हुआ तो डिफेंड भी किया लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं उनकी जनरेशन आज भी इस इलाके के अंदर मौजूद है हम किला सैफुल्ला के अंदर मौजूद है और फोर्थ जनरेशन हमारे साथ मौजूद है थोड़ी सी तारीखी पर्सपेक्टिव बता दीजिएगा इस इलाके की इस पूरी डेवलपमेंट की हमारे दादा सैफुल्ला खान 1826 में पैदा हुए हैं और हमारे ख़ानदानी सिलसिला दरअसल अफ़गानिस्तान से चलता आ रहा है और वहाँ पहले जो सैफुल्ला खान से पहले हमारे दादा थे वो उलूम के लिहाज से काफ़ी गहराई उलूम हासिल कर चुके थे। यही उनकी तसानीफ पढ़े हुए तकरीबन ये कुरान मजीद का तर्जुमा है ये तफसीर है। उसके बाद जो दौर आया है सैफुल्ला खान का वो जहद व जहद और इलाके पर जो जुल्म व सितम ढाए गए थे उनके खिलाफ तलवार उठाने का दौर है। जब 1881 में अंग्रेज़ जो पर हमलावर हुआ तो उस वक्त शाहजहां जुगिजी और सैफुल्ला खान हमारे दादा के जो है किले मस्मार कर दिए गए। अच्छा उस वक्त वो हिजरत कर गए अफ़गानिस्तान की तरफ वहाँ से जो है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम जिहाद बुलंद किया और वहाँ से अंग्रेज़ पर हमलावर होने लगे यहाँ तक कि अंग्रेज़ को शिकस्त के फाश दी गई और ये हमारा जो किला सैफुल्ला का इलाका है ये पहले भी सैफुल्ला खान के नाम से मौसूल चलता आ रहा है। बलूचिस्तान में जो जर्नी है उसमें जहाँ हम तारीखी मकामात देखते हैं खूबसूरत जगह देखते हैं वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कुछ ऐसे शख्सियात हैं जिनके नाम पे इलाके के नाम रखे गए और कुछ ऐसे शख्सियात भी है जिन्होंने पाकिस्तान बनने में बड़ा काम किया और
कायद आज़म के बड़े करीबी दोस्त नवाब मोहम्मद ख़ान जोगज़ई के एक जनरेशन हमारे साथ मौजूद है, नवाबज़ादा सिकंदर ख़ान जोगज़ई साहब, जो कि 4th जनरेशन है। सर, ये जो बलूचिस्तान की तहरीक थी पाकिस्तान के साथ मिलाने की, उसमें कितना करीबी रोल रहा आपके ग्रैंडफादर का? ये हमारे ग्रैंडफादर की ये रोल था जब ये बलूचिस्तान से जब ब्रिटिश बलूचिस्तान था तो ये वाहिद नुमाइंदा था ना। अच्छा। जब वो असम्बली इंडिया में वो दिल्ली में काम करता था। जब पाकिस्तान बना था तो बलूचिस्तान अलग स्टेट था। तो बलूचिस्तान जब हाथ से निकल रहा था तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जना ने नवाब मोहम्मद ख़ान जोगज़ई से रब्ता किया था कि ये सूरत हाल है, ये है। तो फिर इसने ये कोशिश की थी, जो इसके साथ ये कमेटी थी, ये कबायली लोग थे, ग्रैंड जरगा जो था, उनके साथ उसकी मदद से इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया था। अच्छा सिकंदर साहब, ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट था, तब जाके अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने छावनियाँ बनाई, मोर्चे बनाए, यहाँ पे उन्होंने चौकियाँ बनाई। आजकल इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? और जोग्राफिकली चूंकि ये चारों तरफ के पहाड़ है लेकिन ये कनेक्ट भी करता है, आपकी नज़र में कितना ये वैल्यूबल और कितना कनेक्टेड है? ये मेन जगह है क्योंकि इसके आमद-ओ-रफ्त अफगानिस्तान के साथ भी होता रहता है, इसलिए ज़राअत भी बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए किला चिपला है थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इसलिए है। इधर ये लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, अच्छा। इसलिए भी यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट जगह समझा जाता है। फिर दूसरा ये कि हमारे शुमाल की तरफ अफगानिस्तान की तरफ एक थोरगढ़ माउंटेन आता है, थोरगढ़, जिसमें जंगली मारकोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, इस्तेमाल मारकोर, और दूसरा उसमें अफगान उड़ियाल ये पाए जाते हैं। इसलिए भी दुनिया में जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है थोरगढ़ की वजह से। होए 1 2 3 4 5 6 7 गिनती भूल गया मैं यार। कमाल है यार। अब देखो पीछे देखो, मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े सेब, इतने बड़े बड़े साइज के, और कटो कट झूठ ना भी बोला ना तो एक दरख्त पे 200-300 दाने तो लगे हुए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे पहले एक बार यहाँ से उतारे जा चुके हैं, ये सेकंड राउंड में दोबारा उतारे जाएंगे। इतने बड़े बड़े सेब हैं वो लोग। बलूचिस्तान की सौगात अगर आपने देखनी है तो आप कोयटा की तरफ रोड पे जाएं, फिर जहाँ जहाँ से आप गुजरेंगे बाग आपके साथ साथ चले जाएंगे, और इन बागों में लगे होंगे इतने बड़े बड़े सेब जितना तो क्रिकेट का बॉल भी नहीं होता। ये सौगात बलूचिस्तान की पूरे पाकिस्तान में पहुँचती है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जानी जाती है। बहरहाल थोड़ा आगे देखते हैं, अगर कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, पैकिंग भी आपको दिखाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं कि कितने एरिया पे यहाँ बाग फैले हुए हैं और कैसे कैसे लोग इन सेबों को उतारते हैं। आओ मेरे साथ बाग के एक चक्कर भी लगवा लेते हैं। और ये देखें, ये जो सेब है जब ये दरख्त भर जाता है और शाख जो है नीचे लगने लगती है तो फिर नीचे से सपोर्ट दे देते हैं। इस सपोर्ट के थ्रू उसको ऊंचा रखते हैं क्योंकि वज़न बढ़ जाता है। अब अगर आप ये देखो जितने सेब ये है, अगर इस दरख्त को मुझे इस शाख को सपोर्ट करना पड़े तो 2 मिनट मैं नहीं होल्ड कर सकता। सो ये भी एक टेक्निक है
कि जब सेब से भर जाए, बड़े हो जाए सेब, ज़मीन पर टच होंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए सपोर्ट के थ्रू उसको उठाया जाता है। जब ये सेब निकाले जाएंगे सपोर्ट हटा दी जाएगी। अच्छा ये बताइएगा खान साहब कि ये सेब अब यहाँ से जो पैक हो रहा है ये कहाँ जाएगा? ये तो लाहौर जाएगा, मुल्तान जाएगा, सरगोदा जाएगा, डेरा गाजी खान जाएगा, सारा पंजाब में जाएगा। ठीक है। और क्या मतलब उतारने के बाद इसको धोते हैं, क्या करते हैं उतारने के बाद? सीधा पेटियों में पैक करते हैं? नहीं, बस ये दरख्त से लाते हैं इधर, बस पेटी में आते हैं। ठीक है। और यहाँ से फिर आगे? यहाँ से फिर वो पंजाब। तो एक पेटी की कीमत क्या होती है जो यहाँ से आप बेचते हैं? ये पेटी की कीमत तकरीबन 1800, 1500, 2000 तक, वो सेब तक डिपेंड करता है। बाहर मुल्क भी जाता है यहाँ से? यहाँ से बाहर मुल्क नहीं जाता, आगे से चला जाता है? आगे से चलेगा। सो जी ये जो सेब है वो यहाँ के दरख्तों से उतारे जाते हैं, फिर इसको इसी तरह से पैक किया जाता है, थोड़ी सी फोल्डिंग करके कि ताकि ख़राब ना हो, और फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। ऑन एवरेज जो सेब यहाँ है इतने बड़े साइज़ का भी होता है और छोटे भी है, लेकिन मोस्टली जो बाहर भेजे जाते हैं वो बड़े साइज़ के सेब होते हैं। और मजदूर काफ़ी लगे हुए हैं। ये जो सीज़न है मतलब आप कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के अंदर ये सारे सेब उतारे जाते हैं और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान को सप्लाई किए जाते हैं। और खान साहब थैंक यू वेरी मच। बोस्तान से जोब का जो रेलवे ट्रैक है वो 296 किलोमीटर का है और दुनिया की ये वंडर्स में शामिल होता है। और ये जो मकाम है ये कान मितरज़ई दुनिया का एक ऊंचा तरीन स्टेशन माना जाता है और इसकी हाइट 7221 फीट है अबव सी लेवल। और विंटर के वक्त यहाँ पे ट्रेन लिटरली जम जाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती थी। फिर उसको चलाने के लिए पानी गर्म किया जाता था, इंजन को मूव ऑन किया जाता था और एक अजीब किस्म का शाहकार हुआ करता था। होता कुछ यूँ था कि दोपहर को ट्रेन निकलती थी बोस्तान से, जो कि पूरी रात वादियों में से पहाड़ों में से होते हुए दोपहर को फोर्ट संडेमन यानी आजकल जो जोब है वहाँ पहुँचा करती थी। और इस ट्रेन का अलग ही नज़ारा हुआ करता था। और ये जो मकाम है कान मितरज़ई ये 16 किलोमीटर है मुस्लिम बाग से। अगर आप कोयटा की तरफ बढ़ रहे हैं ये जगह आपको दिखाई देगी। अनफॉर्चुनेटली अब वो ट्रेन नहीं चलती, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने वो मकाम वो मंजर ज़रूर देखा है कि जब लोग सोचते थे कि यहाँ से बर्फबारी में ट्रेन कैसे निकाली जाए। अब आजकल चूँकि आबादी भी बहुत कम है तो यहाँ से रेलवे ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन साथ ही खूबसूरत रोड कोयटा की तरफ आगे बढ़ रहा है। तारीखी जगह थी, मैंने दिखाना था आपको, दिखा दिया। कुछ आसार उसके नज़र आते हैं और बाकी ज़्यादा आसार नहीं है। लेट मी मूव टूवर्ड्स कोयटा, वो मेरा मंजिल है क्योंकि हर दिल बोले पाकिस्तान कवर ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल, विच इज़ लिंक्ड टू कलर एंड विच रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता
सब प्यार है यहाँ